शिक्षा की सुविधाएं और निगम अथवा समुदाय की स्वतंत्रता सदस्यता वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होकर इसके द्वार सबके लिए खुले होने चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। परंपरागत उदारवाद के संबंध में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और उसके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उदारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी उदारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी कि लेसे फेयर जिसको हम बोलते हैं, और राज्य के द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मुक्त प्रतियोगिता के विचार को अपना लिया जाना चाहिए। वस्तुओं के मूल्य और उसके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के आधार पर मांग और पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होनी चाहिए और वह बाजार की फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी जानी चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में संविदा की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति और संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता या डोमेस्टिक लिबर्टी। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को विशेषकर विवाह तथा संपत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बच्चों को भी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत माता पिता के दुर्व्यवहार के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और माता पिता को उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि उदारवादी विचारक राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और भौगोलिक और प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे, किंतु इस संबंध में एक विशेष और आपत्तिजनक बात यह देखने आई है कि कुछ उदारवादी विचारकों द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन भारतीय राष्ट्र तथा जो वाइट जातियाँ हैं या वाइट जो रेस है उसके लिए वहाँ तक ही सीमित रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है और उसका यह विचार है कि शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिकाधिक समय पाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और लास्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता या पॉलिटिकल लिबर्टी। हॉबस के अनुसार उदारवाद की यह सबसे बड़ी विशेषता और सर्वोच्च देन थी कि राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है और इसके अंतर्गत ये 4 चीज़ें सम्मिलित हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार है, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार है और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त तथा उनके ऊपर स्वतंत्रतापूर्वक विवाद करने का अधिकार उनको प्राप्त है। इस प्रकार उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का पर्यायवाची है। परंपरागत उदारवाद के इन दर्शनों को या इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन है। अब हम देखेंगे आधुनिक जनतांत्रात्मक विकासवाद का उदय किस प्रकार से हुआ या उदारवाद का विकास किस तरीके से होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक उदारवाद परंपरागत रूप में प्रचलित रहा, लेकिन उसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन हो गया और उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण ही 1860 तक अधिकांश उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन कुछ समय परिस्थितियाँ ऐसी परिवर्तित हुई कि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही उसका दुष्परिणाम निकला और ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जो बहुत पोरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल हैं उनके लिए राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनको आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ब्रिटिश क्योंकि उदारवाद मतलब एक तरीके से उदारवाद का जन्म वहाँ माना जा सकता है, तो ब्रिटेन में मताधिकार क्रमशः व्यापक होते जाने के कारण यानी कि समाज के सभी तबकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने के बाद में उनको सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार प्राप्त होने के कारण ये हो गया कि ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दलों के लिए ज़रूरी हो गया कि राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए निम्न वर्गों को पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि उनके पास के आर्थिक संसाधन कम है। इस नवीन उदारवादियों द्वारा यह कहा गया कि निर्धन साधनहीन और अशिक्षित जनता अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकती है और इस कारण से धनी व्यक्ति धनवान लोग उनके शोषण का प्रयास करते हैं। अतः जनता के हित के लिए सभी संभव कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए।
इस दृष्टि से उदारवादियों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, मद्य निषेध, बच्चों तथा स्त्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन और उसके